ठीक है। थोड़ा सा इसको कंपेयर भी किया था कि एड्स और एसईओ में क्या फ़र्क होता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। आज हम जरा आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ रहा है नोटपैड प्लस प्लस, मैं सबसे पहले आपको यही कह रहा हूँ कि आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने गूगल पर जाना और गूगल पर जाकर आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करना है भाई? यहाँ पर आकर आपने लिखना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा, फिर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर तो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो करना है, ये आम सा काम है। देखिए आगे ना, और जो सबसे ऊपर वाला आ रहा होगा वो आपका रेलिवेंट होगा। तो आपने जो ऊपर आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 8.8.2 मीन्स ये लेटेस्ट वाला है, ये कर लो। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। सिंपल होगा क्या, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड का भी बटन आ जाता है हमारे साथ। आ गया, आपने इस पर क्लिक करना है, ये यहाँ से डाउनलोडर पर आ गया। लेकिन कोई बहुत मुश्किल बात नहीं मैं बता रहा, ये आपके पास होना चाहिए। यानी पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप इसको यूज़ कर सकें जो हम आगे करने वाले हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने इसके फोल्डर पे क्लिक किया, फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है। इसे मैं ओके कर दूंगा। मतलब कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है भाई इंस्टॉल करने का, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? शो इंस्टॉलेशन डिटेल्स। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, सो इसको भी मैंने ऑन कर लिया। तो ये तो था सिंपल तरीका, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं की मैंने। सबके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा हमने? हुई है यार, ये क्लास इंट्रो हुआ है, क्यों नहीं हुआ? प्रीवियस क्लास आप नहीं थे, नया मॉड्यूल शुरू किया था ना पिछली क्लास में। मैं सही कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ, आप तो आए होते ये क्लास, आप आए थे तो वो एसईओ का पार्ट था ना यार। क्या हो गया ना करो हैं? अब जो कुछ पढ़ेंगे नहीं सब कुछ एसईओ ही तो है। एसईओ के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे हैं ना। एक बंदे ने डॉक्टर बनना है, उसे मैट्रिक नहीं कराएंगे हैं? इसी डॉक्टर नहीं बना देंगे। हाँ, ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन ऐसे तो नहीं भाई। आप डॉक्टर बनने लगे हो, पहले वो बेसिक एजुकेशन लोगे तो बनोगे ना। एसईओ करने के लिए जो रूट हमारा है, इस रूट से निकल के जा रहे हैं ना एसईओ करने के लिए, तो इन चीज़ों का ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे? हाँ, यानी ये एसईओ का मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल वेबसाइट नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर कोई बंदा वेबसाइट के मुतालिक जानता ही नहीं है तो एसईओ कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता ना। इसलिए ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको पता होगा डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एसईओ। एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी। इसने कहा इंस्टॉल करो, इसको हमने फिनिश कर दिया। सिंपल खुल गया आपके सामने। यही नोटपैड प्लस प्लस है भाई। ये इतनी सारी फाइलें इसमें मुझे पहले से नज़र आ रही हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, सारों को बंद कर देता हूँ। इस तरह का पेज आपके सामने खुलना ब्लैंक। मेरे पास तो इतनी सारी फाइलें इसलिए आ रही थी कि मैं उसे यूज़ कर रहा था। इसी एप्लीकेशन को जो भी मेरे पास वेबसाइट्स कोडिंग में आती हैं उन पे काम करने के लिए मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यानी इसी में मैं उनकी एसईओ परफॉर्म कर रहा होता हूँ। अच्छा चलें, अब इसको ज़रा बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और पिछली क्लास में हमने बात की थी डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ऐसी है ना। अब जरा हम बात को आगे लेकर चलते हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें एसईओ एक्सपर्ट हैं, हम एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। सो जब हम एसईओ की सर्विसेज देने लगे हुए हैं तो मुख्तलिफ मॉडल्स की वेबसाइट्स होंगी जिनकी हमें एसईओ करनी होगी। भाई एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस में बनी है, एक वेबसाइट है जो शॉपिफाई में बनी है, एक वेबसाइट है जो कोडिंग में बनी है। तो एसईओ एक्सपर्ट जो है, इवन ऐसा हो सकता है कि एक वेब डेवलपर हो, वो वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करता होगा, कोडिंग ना समझता हो। एक ऐसा डेवलपर भी हो सकता है जो कोडिंग में वेबसाइट्स बनाता हो मगर वो सीएमएस को ना समझता हो। मैंने टर्म इस्तेमाल की सीएमएस। सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वर्डप्रेस की तरह की जो वेबसाइट्स होती है उनको हम बोलते हैं। जो शॉपिफाई की वेबसाइट है ये CMS है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये भी CMS है। अब डेवलपर तो हो सकता है किसी एक डोमेन में काम कर रहा हो, लेकिन जब हमारे पास वेबसाइट आएगी रैंक करने के लिए तो भाई हमारे पास तो दोनों तरह की वेबसाइट्स आ सकती है। हो सकता है हमारा एक क्लाइंट वर्डप्रेस में काम करता हो, एक क्लाइंट शॉपिफाई का हो और एक क्लाइंट कोडिंग का हो। तो जब तक हम इन वेबसाइट के अंदर मैनिपुलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम SEO भी नहीं कर सकते। यानी हमें इसलिए हम ये सब कुछ सीख रहे हैं, ये जो पहला फेज है ये इसलिए सीख रहे हैं कि हमें कुछ वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। क्योंकि जब भी हमने SEO करनी है, मैं वर्ड बोलूँगा ऑन साइट SEO, तो नाम से ही पता लग जाए ना, तो वेबसाइट पर जाकर SEO करनी है। तो वेबसाइट खोलेंगे तो काम करना आता होगा तो खोल पाएंगे ना, यही हम सीख रहे हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन क्या बना हमारे पास कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि जो क्लाइंट हमें ये कह रहा है मेरी वेबसाइट की SEO कर दो। सबसे पहली बात तो ये डायग्नोज करना है ना कि भाई उसकी वेबसाइट बनी किस में हुई है। क्या उसकी वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है कि CMS है? मैंने दो कर दिए, मैंने कहा दो हिस्से कर दिए। एक वेबसाइट को मैंने कर दिया कोडिंग की वेबसाइट, भाई वो PHP में भी हो सकती है, किसी और कोडिंग मॉडल में भी हो सकती है। और एक को मैंने कर दिया CMS, वो वर्डप्रेस भी हो सकती है, वो विक्स भी हो सकती है, वो शॉपिफाई भी हो सकती है, और भी इतने सारे आपके पास CMS के मॉडल्स हैं। यानी कि दो हमें मॉडल समझ में आ गए, एक कौन सा है CMS और एक कौन सा है कोडिंग है। यानी जो शॉपिफाई की वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? CMS में कर रही है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है? CMS में करती है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई पता लग जाए कि भाई ये फलां वेबसाइट बनी किस में हुई है। क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं पता लगेगा बनी किस में हुई है, मैं कैसे उसको ऑन साइट काम कर पाऊंगा। मुझे ऑन साइट काम करने के लिए उसका कंट्रोल चाहिए होगा ना। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा। CMS, अच्छा इसने तो वेबसाइट ही खोल दी, मैं नहीं लिखना चाह रहा अभी। मैंने आगे लिखा CMS डिटेक्टर। हाँ, मैं कहा भाई CMS डिटेक्टर मुझे देखना है। मतलब कोई ऐसा मेरे पास टूल हो जाए जिसमें मैं जाकर अपनी वेबसाइट का URL दूं और वो मुझे बता दे कि ये CMS की वेबसाइट है कि कोडिंग की वेबसाइट है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए भाई मुझे इसमें काम किसमें करना है। ठीक है, सो मैंने लिखा CMS डिटेक्टर। भाई वेबसाइट्स आ गई हैं। वैसे वो पहले भी मुझे cmsdetect.com दिखा रहा था, ऊपर आ गया सबसे यही। इस पर क्लिक करें। भैया नीचे वाली भी यही काम कर रहे हैं, जो नीचे वाली वेबसाइट आ रही हैं वो भी यही काम करेंगे। हम किसी एक को पिक कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा आपको, किस वेबसाइट से ये पता लग रहा है? भाई किस वेबसाइट से ये पता लग रहा है? वेबसाइट का नाम बोले, हाँ cmsdetect.com। ये हमने URL लिख दिया cmsdetect.com। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे क्या मांग रहा है? क्या इनपुट मांग रहा है? URL किसका बोला? उस वेबसाइट का जिसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं कि भाई ये CMS में बनी हुई है कि ये कोडिंग में बनी हुई है। ठीक है, अभी तक आप लोग इसे क्लिक करने से पहले हम ये देखते हैं, अभी तक आपको ऐसा लगता है कि शॉपिफाई अलग प्लेटफॉर्म है और वर्डप्रेस अलग प्लेटफॉर्म है, ऐसा लगता है ना आपको? अभी मैं आपको दो वेबसाइट दिखाऊंगा, एक वर्डप्रेस में बनी होगी और एक शॉपिफाई में बनी होगी, और फिर यहाँ से देखेंगे कि ये उसे क्या कह रहा है, किस में बनी हुई है। ठीक है, चलें आ जाते हैं इधर। यहाँ पर जी मैंने वेबसाइट का नाम लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। एक वेबसाइट का URL दे दिया, मुझे नहीं पता ये किस में है, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट का URL दिया। भाई वेबसाइट का URL तो मुझे मिल जाएगा ना कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी आपको SEO करनी है, तो वेबसाइट का URL तो मुझे मिल जाएगा। सो मैंने कहा इसे डिटेक्ट करो, इसको बंद करें। चल देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं इसके। सर्च कर रहा है, अगर तो ये CMS में बनी होगी तो आपको बताएगा कि भाई ये कौन से CMS में कितना पार्ट इसका बना हुआ है। जरा चेक करें, जवाब क्या आया? We did not recognize the CMS। ये क्या है ना, यानी इस लाइन को पढ़ने से मेरा ख्याल है हमें समझ में आ गया कि ये CMS टाइप की वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नहीं है तो कौन सी है? सिंपल, तो ये कोडिंग की वेबसाइट है। अब हमें पता लग गया भाई ये कोडिंग में बनी हुई वेबसाइट है। अब दूसरी वेबसाइट लिखते हैं, शेफ पॉइंट। चलें जिसको देखते हैं किसमें बनी हुई है।
इसे बंद करें विंडो को, जो पर आ जाती है पॉपअप। ये .pk इसकी डोमेन एक्सटेंशन है ना, यही कल डिस्कस कर रहे थे हम जी। चलिए पहले तो पढ़ें क्या लिखा है, माइट बी अ बैड URL। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट के साथ कुछ इशू हुआ है, मे बी ये हैक हुई हो, ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है। कहता है भाई ये URL तो इस वक्त एक्टिव ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं जी डेमास्कस किंग्स। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, अगर इस वक्त ये एक्टिव हुई तो लिख लेते हैं ये क्या कर रही है जी। मैसेज क्या आया, बता दिया उसने कि भाई ये वेबसाइट किस में बिल्ट इन है, किस में बनी है, ये शॉपिफाई में बनी है। अब जरा नीचे आकर देखते हैं, ये जरा कहता है भाई ये वेबसाइट की कंस्ट्रक्शन इस तरह हुई है। कुछ टूल्स जो हैं आप देख रहे हैं, कुछ CMS का बहुत ज़्यादा रोल है और कुछ CMS का कम रोल है, मगर ये जितने भी हैं ये सब CMS टाइप्स हैं। शॉपिफाई, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, विक्स, लारावेल, DRust, सब के सब क्या हैं, CMS हैं। नहीं, ये सब के सब क्या हैं, CMS हैं। शॉपिफाई इटसेल्फ एक CMS है। अब अगर हमें देख रहे हैं ग्राफ की शक्ल में, हमें पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से CMS का है, वर्डप्रेस का है। हालांकि बनी किस में हुई है, शॉपिफाई में। ओके, अब हमें यह पता लग गया कि भाई ये जो शॉपिफाई की वेबसाइट होती है ये भी मोर देन 50% वर्डप्रेस की वेबसाइट ही होती है। अभी हम ये चेक करेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट किसकी होती है, ठीक है ना, उसको देखेंगे फिर वो क्या कहती है कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन वर्डप्रेस में है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहेगा कि 80% मेरा कंट्रीब्यूशन वर्डप्रेस में है, ऐसे ही लगेगा ना। चलिए अब एक और वेबसाइट देख लेते हैं। पीक सॉल्यूशन है यहाँ पे कि नहीं है, नहीं है। दराज है, देखते हैं जी दराज, लो जी दराज है। पीक सॉल्यूशन का URL भी उतनी देर में जरा कॉपी कर लें। ये है जी पीक सॉल्यूशन, इसको खोलते हैं। इसका जो भी URL आ रहा है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाते हैं। लेकिन उससे पहले देख लें, आपको पता लग गया दराज किस में बनी हुई है, कोडिंग में बनी हुई है, ठीक है। इतनी कलरफुल वेबसाइट है, हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें या शॉपिफाई में बनी होगी, है ना, लेकिन इसमें नहीं बनी हुई। अब आ जाएं ज़रा, अब इस टूल से हमें यह भी पता लग रहा है कि कौन सी वेबसाइट बनवाना सिक्योरिटी वाइज, ट्रस्ट वाइज ज़्यादा बेहतर है। मतलब दराज जैसी वेबसाइट अगर CMS में नहीं बनी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई बंदा आज की तारीख में कहे कि भाई CMS की वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होती हैं कोडिंग की वेबसाइट से, और कोडिंग तो भाई पुराने ज़माने की बात है, तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है अब हमें समझ में आ गया कि ज़्यादा रिलायबिलिटी किसकी है, कोडिंग की है। ज़्यादा वर्सटैलिटी किस में है, कोडिंग में है। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस में है, कोडिंग में है। चलें जी अब ज़रा इसको देखते हैं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट किस में बनी हुई है, क्योंकि अब हमें एक वर्डप्रेस की वेबसाइट साथ देखनी है ताकि हम शॉपिफाई को और वर्डप्रेस को भी कंपेयर कर लें। चलो ये किस में आ गई, वूकॉमर्स में ये वेबसाइट बनी है। पार्ट देखें कितना है इसका, कितना पार्ट है, शॉपिफाई का कितना था, इतना ही था, उसका भी 52.5 था। वर्डप्रेस खोलूंगा उसका भी इतना ही पार्ट होगा। फर्क क्या है, उसमें थीम जो है वो शॉपिफाई का है, मेन थीम। इसमें मेन थीम जो है वो वूकॉमर्स का है। वर्डप्रेस में जो मेन थीम था वो वर्डप्रेस का होगा। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आएगी उसमें वर्डप्रेस के थीम की बात करेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एट द एंड पता लगा कि सारी की सारी वेबसाइट्स बेसिकली बनी बनाई किसकी हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। ये सारी की सारी वेबसाइट्स, क्योंकि भाई मेजॉरिटी तो ही है ना, ज़्यादा शेयर वर्डप्रेस के ही है ना, सबसे ज़्यादा रोल, सारा ज़्यादा काम तो उस टूल में हुआ है। यानी अगर मैं वर्डप्रेस वाला प्लगइन बीच में से निकाल दूँ तो वेबसाइट में तो कुछ नहीं बचेगा। किसी और को निकाल दूँ तो शायद वो कोई दूसरा टूल उसको रिप्लेस कर ले, लेकिन वर्डप्रेस तो मेन कंट्रीब्यूशन है, 50% उसका रोल है। सो हमें ये पता लग गया कि बाकी के टूल्स भी जो हैं, बाकी के जो CMS भी हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस को ही यूज़ कर रहे हैं, मगर उसको पॉलिश कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यूज़ वो भी किसको कर रहे हैं, वर्डप्रेस को कर रहे हैं। चलिए मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया।
कि हम लोगों ने टेस्ट कैसे करना है कि हमारी वेबसाइट किस में बनी हुई है। अब लोग हमें अपनी वेबसाइट किस शक्ल में देंगे एसईओ करने के लिए? भाई एसईओ करनी है ना, ऐसा तो नहीं है कि लोगों से पैसे लेंगे और एसईओ हो जाएगी, काम भी तो करना है ना उनकी वेबसाइट पे। अब एक वेबसाइट कोडिंग की है, एक वेबसाइट शॉपिफाई की है, एक वेबसाइट वर्डप्रेस की है, तो उन्होंने हमें एक्सेस किस में देना है अपनी वेबसाइट पर? एक्सेस तो देंगे ना, तभी हम खोलकर उसमें चेंजेस कर पाएंगे। वो हमें अपनी वेबसाइट्स का कंट्रोल पैनल देंगे, जिसे हम आगे जाकर देखेंगे कि जो कोडिंग वाली वेबसाइट है उसका कंट्रोल पैनल कैसे मिलता है, और जो वर्डप्रेस या शॉपिफाई की वेबसाइट्स होती हैं उनका कंट्रोल पैनल हमें कैसे मिलता है। क्लियर? चलिए जी, अब एक पॉइंट तो समझ में आ गया, और साथ में हमारा एक कंपैरिजन भी हो गया कोडिंग वर्सेस सीएमएस कि भाई बेस्ट कौन से वाला है। मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया। अब होगा क्या बेसिकली? होगा तो ये कि जब आप डेवलपर के पास जाओगे और वो कोडिंग का एक्सपर्ट होगा तो वो आपको कहेगा भाई सीएमएस अच्छा नहीं होता, ऐसी है। और जो सीएमएस का एक्सपर्ट होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई कोडिंग कहाँ रह रहे हो भाई, पुराने ज़माने में रह रहे हो। हाँ, अब कहाँ कोडिंग का रिवाज है आजकल, पुराने वक्तों में ऐसा होता था, अब नहीं है कोडिंग। लेकिन हम एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ एक्सपर्ट इसका न्यूट्रल एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी वेबसाइट के लाइफ टाइम के लिए, किसी वेबसाइट के ट्रस्ट के लिए कौन सी अच्छी वेबसाइट है। ना तो कोडिंग की वेबसाइट हम बना रहे हैं, ना ही सीएमएस की वेबसाइट हम बना रहे हैं। भाई हम तो दोनों वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए उस पर एसईओ फैक्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर ट्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट कोडिंग की होती है, सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम कोडिंग का होता है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कोडिंग में होती है, और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी कोडिंग में होती है। अब इसके अपोजिट हम आ जाएं तो सबसे कम लाइफ टाइम वर्डप्रेस की वेबसाइट का होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि उसके पिलर में एक पिलर नहीं है भाई, नंबर ऑफ पिलर्स हैं। अभी आपने देखा ना, वर्डप्रेस खुद ठीक चल रहा है मगर उसका कोई एक पिलर काम करना छोड़ दे, कितने सारे पिलर्स हैं और इसके, तो क्या होगा भाई? घर का गेट तो ठीक है, ठीक है, ड्राइंग रूम से किसी ने दीवार तोड़ दी और वो उसका रास्ता जो है ना वो बाहर की तरफ को जा रहा है, क्या हुआ? सिक्योरिटी होल्स आ गए, सिक्योरिटी लूप्स आ गए ना। घर के बाहर तो आपने 6 ताले लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ से दीवार टूटी हुई है आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्डप्रेस अकेला कैसे संभालेगा इन सब चीज़ों को? बाकी के प्लगइन्स का भी तो रोल है। इसलिए इसकी जो वेबसाइट्स होती है इसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। मतलब देखभाल किस सेंस में कि भाई इसके प्लगइन्स को बड़ा देखना पड़ता है कि इनमें कोई लूप होल तो नहीं आ गया, इनमें से कोई प्लगइन एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हुआ तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास कि कोई इशू ना बने। मगर कोडिंग में ऐसा नहीं होता। अब प्राइस फैक्टर, किस वेबसाइट की प्राइस ज़्यादा होती है? भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत ज़्यादा सस्ती होगी एज़ कंपेयर टू कोडिंग की वेबसाइट। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने कोई किसी की शॉप है और उसने कहा भाई ये मेरे पास 40-50 प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए मुझे एक ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट चाहिए, शॉपिंग वेबसाइट चाहिए। सो कोडिंग में अगर वो बनाएगा तो वो आपको 50 की भी बनाकर देगा, 60 की भी देगा, 25 की भी बना देगा, और आपका जानने वाला होगा तो शायद 15,000 में भी बनाकर दे, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी पहले की बनी बनाई वेबसाइट होगी जिसमें उसने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है और उसी को आपका वेबसाइट बना देना। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि अगर मैं उसी बंदे को कहूँगा कि भाई ये जो वेबसाइट तुमने मुझे दी है इसमें ये ऑप्शन जो है ना इस तरह नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें ऐसा कर दो, इसका मतलब क्या हुआ? अब तो उसे अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन में चेंजेस करनी है, यानी वेबसाइट को तब्दील करना है। अब क्या हुआ? दिमाग रखते हैं। अब क्या हुआ? जब उसने वेबसाइट को चेंज करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल ऐसा प्लगइन नहीं है जो वो मांग रहा है, अब तो वर्डप्रेस काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कोडिंग में काम कर रहा होगा, जो कोडिंग में काम कर रहा होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए कि उसने जो कुछ भी करना है बैक एंड पे जाकर कोड चेंज कर देना है। सीएमएस वाले ने क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कोडिंग वाले ने क्या करना है? बैक एंड पे कोड चेंज कर देना है। इवन मेरा एक क्लाइंट है जिसकी वेबसाइट इस वक्त चौथे डेवलपर के पास है। इसका क्या मतलब हुआ? भाई पहले एक डेवलपर ने बनाई, बनाकर हमें दे दी, उसके कुछ महीनों बाद हमने उसमें कुछ चेंजेस करवानी थी,
फिर हमने उस डेवलपर से काम नहीं करवाया, किसी और डेवलपर को वही वेबसाइट दी, उसने उस पर चेंजेस कर दी। फिर हमने उसमें फर्दर काम करवाया, 1 साल के बाद फिर वो डेवलपर अवेलेबल नहीं था, फिर हमने कोई और कोडिंग का डेवलपर पकड़ा और उसने चेंजेस कर दी। मगर वर्डप्रेस और CMS की वेबसाइट में जब आप चेंजेस करवाओगे तो कोई कहेगा भाई मुझसे नहीं बनवा लो, इसमें चेंजेस नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं आपको नई बना कर दे देता हूँ। मुझे नई बनाने में इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जितनी एफर्ट इसको मॉडिफाई करने में। तो ये हमने क्रॉस कंपैरिजन भी किया। अब हम लोगों ने तो SEO करने, हमारा क्या लेना देना भाई वेबसाइट किस में बनी हुई है। हमारा ये लेना देना ज़रूर है कि एक बंदा हमसे काम करवाए, बेचारे ने इतना इन्वेस्ट किया हो और बाद में पता लगे कि भाई उसकी वेबसाइट हैक हो गई। ठीक है, अगर कोई आपसे एडवाइस मांगे कि भाई मुझे वेबसाइट के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो हम उसको हमेशा रिकमेंड करेंगे कि PHP की HTML कोडिंग के साथ वेबसाइट बनाओ। ये वाली वेबसाइट जो है सिक्योरिटी वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होती है। कोई वर्डप्रेस का डेवलपर आपको कह सकता है कि भाई PHP तो बड़ी पुरानी लैंग्वेज है यार, अभी भी इसके पीछे लगे हुए हो आप। तो आप वर्डप्रेस के थीम को खोल कर देखें तो वर्डप्रेस के बैक एंड पर PHP की लैंग्वेज ही है, यानी वर्डप्रेस का थीम भी किससे बना हुआ है, PHP से बना हुआ है। ठीक है, ये सारे मैंने सवाल भी बनाए हैं और जवाब भी बनाए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मार्केट में क्या होगा, कैसे लोग फेस करेंगे। अब कोई बंदा मुझे अगर लाकर देगा वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा भाई बड़ा नुकसान कर लिया तुमने अपना, है क्या किया तुमने, तो 2 लाख ज़ाया कर दिए, लाख रुपया ज़ाया कर दिया, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट मुझे ये कहे कि भाई मुझे वेबसाइट भी बनवानी है, मुझे SEO भी करवानी है, मुझे रेकमेंड करो मुझे किस मॉडल में वेबसाइट बनानी चाहिए, तो मैं उसे कहूँगा कि आपको कोडिंग में वेबसाइट बनवानी चाहिए, आपको CMS की वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए। फिर जब वो मुझे कहेगा नहीं भाई मेरा बजट 4-5 लाख रुपए का तो नहीं है, तो फिर मैं उसे कहूँगा कि भाई बजट को लेकर फिर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लो, क्योंकि ये सस्ती बन जाएगी। मगर सस्ती वेबसाइट के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 सालों में 3-4 दफ़ा वेबसाइट बनवानी पड़ जाए, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी प्राइस जो आपने कम पैसों में वेबसाइट बनाई होगी। एनीवेज, ये तो हमारा था एक क्रॉस कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा अब ज़रा हम यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। बड़ा लंबा थोड़ा नाम है भी वेबसाइट का। हाँ, इस नाम को समझने की कोशिश करें, इसके नाम को भी हमने समझना है। मैंने नाम बोल दिया है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वर्ड बोला, फिर मैंने कहा डॉट, फिर मैंने क्या बोला DECKitchen.org। आप सबको पता लग गया होगा कि इसमें डोमेन कौन सी है। डोमेन बताएगी मुझे, इसमें से डोमेन नेम कौन सा है। डोमेन नेम शाबाश, कोई बात नहीं, गलत नहीं बताएंगे तो मैं माइंड नहीं करूँगा, नहीं बताएंगे तो शायद मैं थोड़ा सा माइंड करूँगा। डोमेन एक्सटेंशन है ना, बात है ना, वर्ड की एक्सटेंशन जी। डोमेन कौन सी है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .DECKitchen.org। पूरा नाम बोलते हैं, इसमें से डोमेन कौन सी है, पूरे नाम में से डोमेन नेम कौन सा है, पूरा नाम गुड। इसमें जो डोमेन नेम है वो क्या है, DECKitchen.org। मैंने कब क्या बताया था, नेम डॉट एक्सटेंशन इज डोमेन नेम। पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर देखते हैं वो पहले वाला क्या, उसको भी पूछ लेते हैं। तो डोमेन नेम क्या हुआ, आपको पता लगेगा कि वेबसाइट एक्चुअली कौन सी वाली है, DECKitchen.org। ये भी इससे पहले क्या लगाया हुआ इसको भी समझते हैं। इससे पहले मैं एक काम और करता हूँ, एक और वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, हाँ, और वो मैं लिखता हूँ नोटपैड में। मैंने आज ग्रुप में मैसेज किया था, आज 5 बजे वाली क्लास 7 बजे में। हाँ, किसको मेरा मैसेज मिला सही वाला, मुझे कॉलेज वालों का मैसेज आया था। आपने चैनल पे मैंने किया था, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ भाई मैंने ये मैसेज किया, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं किया आज।
आप किसी ने ये मैसेज देखा है और शायद बहुत पुराना कोई मैसेज देखा है, ठीक है, तो उसने कहा छुट्टी हो गई। हाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है यार छुट्टी करने का। अच्छा, अब मैं एक और नाम लिखने जा रहा हूँ, ads.google.com। भैया अब जरा रुक जाना, अब होशियारी नहीं दिखानी कि समझ आ गई बात है, मुझे जरा खुद से ट्रैवल करने दो। मैं किसी से आगे कन्वीन से लॉन्च लेता हूँ। अब आपने इसमें से रिकॉग्नाइज करने की इसमें पूरे दिन क्या उसे क्या बोलते हैं? डोमेन, उसे बोलते हैं आप सब फोल्डर। ठीक, इसी तरह जब हम डोमेन के अंदर एक और डोमेन बना लेंगे, इसे हम बोलेंगे सब डोमेन। क्या बोलेंगे? सब डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ? ads.google.com क्या है? डोमेन। सो ads.google.com क्या है? सब डोमेन। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब आगे एक और मैं लिख रहा हूं, इसमें से डोमेन कौन सी है? पीछे वाले लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे लगेगा कि मेरा मैसेज पीछे जा रहा है, नहीं तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि मेरा मैसेज ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। पीछे वाले स्टूडेंट्स मुझे बताएं। ठीक है, PUIT.com डोमेन है, और सब डोमेन कौन सी है? jobs.puit.com। अब समझ में आ गई बात? जब हम एक डोमेन के अंदर मजीद डोमेन्स बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? सब डोमेन्स। अब जरा वापस पहले वाली पर आओ, जहां पे लिखा हुआ था हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। ये क्या है? ये सब डोमेन है जो हमने डोमेन के अंदर बनाई हुई है। क्लियर? यानी अब आप सब डोमेन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अब जरा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सिर्फ ये एक फैक्टर लें कि डोमेन वर्सेस सब डोमेन। सो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट किसका ज्यादा होगा? डोमेन का, नॉट सब डोमेन का। ठीक हो गया? क्योंकि वो मेन डोमेन है भाई, उसकी अथॉरिटी, चले वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं अथॉरिटी, कि उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, जबकि सब डोमेन की अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम है। चले अब हम एक और फैक्टर देखते हैं, डोमेन नेम। गूगल क्या रेकमेंड करता है कि भाई आपका डोमेन नेम छोटा होना चाहिए, नंबर 1। फिर क्या कहता है? कहता है अगर आपके यूआरएल में आपका कीवर्ड आ जाएगा तो ये बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक करने का। जैसे हम कहते हैं ना peaksolution.edu.pk, तो कोई भी बंदा पीक सोल्यूशन दिखता है तो क्या होता है? डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे आ जाता है। वजह इसलिए कि यूआरएल लिखा हुआ है, यूआरएल के अंदर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल का भी एक और दूसरा फैक्टर हम देख रहे हैं, कहते हैं यूज कीवर्ड इन यूआरएल। तो ये सबसे स्ट्रांग हो गया। अब मैं कंपेयर करने लगा हूं डोमेन वर्सेस सब डोमेन को। देखें, डोमेन तो मुझे नाम परचेज करना है, ऐसे ही है, और मेरा कीवर्ड बहुत पॉपुलर है। इसका तो मतलब हुआ कि शायद मुझे पॉपुलर कीवर्ड ना मिले, ऐसा ऑप्शन है ना। आज अगर मैं आपसे कहूँगा भाई जीमेल बनाओ, और जो स्टूडेंट अली है वो अपने जीमेल का नाम रखे ali@gmail.com, क्या होगा? क्या होगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि
नहीं नहीं, यूआरएल छोड़ दो यार, मैं जीमेल की बात कर रहा हूँ जरा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ, ऑलरेडी ये नाम, ये वाला जीमेल क्रिएट हो चुका हुआ है भाई, अब तो आप इस नाम का जीमेल नहीं बना सकते। इसी तरह अगर मैं अपने कीवर्ड्स को मेन डोमेन में लाने की कोशिश करूंगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो मुझे मिलेगा। उसकी वजह क्या होगी कि शायद वो कोई बंदा पहले से ही ले चुका हुआ है। लेकिन जब मैं अपनी डोमेन में चला जाऊंगा तो मेरी डोमेन में तो किसी ने कोई नाम नहीं परचेज किया होगा, तो मैं उसमें जाकर तो अपने कीवर्ड को यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वो तो मेरी अथॉरिटी है ना। मतलब आपने अपने विंडोज में आए और विंडोज में बनाया एक फोल्डर ए के नाम का, उसके अंदर जिस नाम के मर्जी फोल्डर बनाए, आपकी अथॉरिटी है ना। लेकिन मेन के ऊपर ए के नाम का दूसरा फोल्डर नहीं बन सकेगा, मगर आपके फोल्डर के अंदर जाकर आप फिर ए का फोल्डर बना लें, फिर वो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने एक चीज क्या पिक की, हमने कहा भाई कीवर्ड मैं यूआरएल में लाना चाहता था मगर लिमिटेशंस थी कि यूज हो गया। सो मैंने क्या किया, उस कीवर्ड को कहां पे यूज किया? जोर से बोले, सही बोल रहे हैं, सब डोमेन में। क्योंकि सब डोमेन तो मेरी अथॉरिटी हो गई ना। अब जैसे ही मैंने उसको सब डोमेन में अपने मेन कीवर्ड को यूज कर लिया, फायदा क्या हुआ? कीवर्ड इन यूआरएल सबसे टॉप लेयर के ऊपर एसईओ का फैक्टर, मतलब सबसे पहला एसईओ का फैक्टर यूज कीवर्ड इन यूआरएल। अगर हम यहां पर मैं एक सर्च टर्म लिखूं, हम लोग एसईओ पढ़ रहे हैं जी, मैंने वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा एक वर्ड। क्या लिखा? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सबको पता है ये क्या चीज है भाई? ये एक कीवर्ड है। ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। इसे लिखेंगे तो क्या होगा? जो वेबसाइट पहले नंबर पर आएगी, इसका मतलब क्या होगा? उसकी एसईओ सबसे अच्छी है, रैंक हुई हुई है, ऐसे ही है ना जी। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है, जी मेरा ख्याल है कि जूम बड़ा हो गया। क्या नाम आ रहा है अभी उसका? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckichen.org। इवन जो मेन है भाई, जो सब डोमेन है वो आ रही है। हालांकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कंपैरिजन किया कि मेन डोमेन की अथॉरिटी ज्यादा है, सब डोमेन की अथॉरिटी कम है। फिर उसके बाद हमने एक और कंपैरिजन किया कि जिस यूआरएल में कीवर्ड आ जाएगा उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से ये रैंक हुआ। किस वजह से ये रैंक हुआ? ये एसईओ की बातें हो रही हैं, ठीक है। यूआरएल इन कीवर्ड। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले हैं, हम कहते हैं कि पीक सोल्यूशन वाले अपनी वेबसाइट का नाम रख लें shortcomputercourses.edu.pk। मैं उन्हें सजेस्ट करूं, रखेंगे वो नाम? अपनी वेबसाइट का ये नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? रहेंगे भाई, कहाँ है हमारा नाम? हम लोग तो पीक सोल्यूशन को, पीक सोल्यूशन हमारा नाम है ना, हमारी ब्रांड, हमारा बिजनेस नेम तो पीक सोल्यूशन है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं उसको रैंक कराने के लिए कि जब भी कोई बंदा गूगल पर आए और वो लिखे शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, जैसे ही लिखे शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, सबसे पहली वेबसाइट कौन सी है? पीक सोल्यूशन की shortcomputercourses.peaksolution.edu.pk। तो हमने क्या किया, एक सब डोमेन बनाई और उस कीवर्ड के साथ एक छोटी सी वेबसाइट बना दी। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अगर हम कॉलेज वालों को ये कहें कि अपने नाम की एक डोमेन की बजाय, कंपनी नेम की बजाय आप ये कीवर्ड यूज कर लें, वो कभी भी नहीं यूज करेंगे नाम। क्या करेंगे? तो कहेंगे भाई इस तरह तो हमारी ब्रांडिंग ही खत्म हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि जो कुछ हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, पीक सोल्यूशन में हो रहा है। वो अपने नाम को साथ लेकर चलना चाहेंगे। तो हमने कहा कि हम ये काम करते हैं कि आपके जितने भी टॉप मेन कीवर्ड हैं, हम क्या करते हैं, और हर सब डोमेन के ऊपर एक पेज डिफाइन करते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा वो वाला कीवर्ड लिखे, जैसे
दूसरा कीवर्ड क्या आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। कोई भी बंदा ये लिखे और प्रीसोशल हैक नहीं हो रहा, ये चौथे पांचवें छठे सातवें 10वें नंबर पर आ रहा है। हमने क्या किया, हमने एक सब डोमेन बनाई और उसका क्या नाम रखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर .freesolution.in URL लंबा हो गया। इसके बावजूद ये नाम रैंक कर जाएगा। इसकी वजह क्या हुई, इसकी वजह ये हुई कि URL में आपने कीवर्ड को यूज किया। इसकी अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एग्जांपल देखें तो इसकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या एग्जांपल बनती है, मैं ये कहता हूँ भाई कि इधर से लेकर चुबुर्जी तक कोई भी बंदा ट्रैवल करता है तो उसको पीक सोल्यूशन कहाँ पे नज़र आता है, सिर्फ सेक्रेटेरिएट पे आता है। तो जो बंदा इधर से गुजरेगा उसको तो पीक सोल्यूशन पहले मिल जाएगा, लेकिन जो बंदा चुबुर्जी से आएगा अगर उसे रास्ते में 3 कंप्यूटर कॉलेज और मिल गए और उनमें से किसी ने उसे कन्विंस कर लिया तो वो पीक सोल्यूशन के इंफॉर्मेशन ऑफिस तक तो पहुंचेगा ही नहीं और उसका एडमिशन पहले ही हो जाएगा। तो इसका हल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई इधर से लेकर चुबुर्जी तक अपने ना कोई 4-5 सेल्स ऑफिस बना लिए। मतलब इतनी बड़ी जगह नहीं ली, छोटी सी स्पेस ली एक ऑफिस की और उस ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा दिया। अब जो बंदा उधर से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, उधर कॉलेज तो नहीं है मगर उस पीक सोल्यूशन के ऑफिस की वजह से वो वहाँ रुकेगा, फिर उसे हमारा दूसरा कंपटीटर मिलेगा, फिर थोड़ी देर आगे आएगा उसे तीसरा कंपटीटर मिलेगा और फिर साथ में हमारा एक और ऑफिस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने कंपटीटर्स का मुकाबला करने के लिए ये सब कुछ किया और जो उधर एडमिशन हमने किया उस स्टूडेंट को इस क्लासरूम में भेज दिया भाई कि जो भी आपका एडमिशन हो गया अब वो जो सेक्रेटेरिएट के बाद हमारा कैंपस है वहाँ जाके पढ़ लो। तो क्या हुआ, हम अपने कंपटीशन के मुकाबले में एक से ज़्यादा जगह पर नज़र आना शुरू हो गए। इसी तरह जब अपने 10 कीवर्ड्स को आप सब डोमेन में यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा भाई, 10 कीवर्ड्स पे तो आप टॉप पे नहीं आ रहे होगे ना, एक कीवर्ड पे आप पहले नंबर पे आ रहे होगे। तो अब क्या होगा, जब आप दूसरा कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपका कोई दूसरा कंपटीटर होगा, उसके साथ आप नज़र आ रहे होंगे। जब आप तीसरा कीवर्ड यूज़ करेंगे उस पर कोई और कंपटीटर होगा, आप फिर उसमें भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि हम 10 कीवर्ड्स पर अब रैंक करना शुरू हो गए। और होगा क्या, वो हमारी मेन वेबसाइट नहीं होगी, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक होम पेज बनाएंगे जिसमें उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे बस, और डिटेल्स के लिए एक लिंक बनाएंगे कि भाई इस पर क्लिक करो, कहाँ चले जाओ, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर चले जाओ। तो उसे क्लिक करने से वो कहाँ पे आएगा, पीक सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा इस क्लासरूम में। समझ में आई बात। इस पर्पज़ के लिए ये सब डोमेन बनी हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब डोमेन क्यों बनाई हुई है। इट इज़ प्योरली फॉर SEO पर्पज़। ठीक है, चलें जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इतनी सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है आज, थोड़ी सी कहानी आप लोगों ने भी मुझे परसों आकर सुनानी है। ठीक, डोमेन क्या होती है, सब डोमेन क्या होती है, वेबसाइट्स के मॉडल्स क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या है इनका आपस में, सब डोमेन में कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, URL में कीवर्ड हो तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, गूगल क्या रेकमेंड करता है कि कीवर्ड बड़ा हो कि छोटा हो, URL बड़ा हो कि छोटा हो, कौन सा एक ऐसा टॉप फैक्टर है जो आपने यूज़ किया होगा तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बाकी वेबसाइट से बढ़ जाएंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। सो अच्छा लगेगा मुझे कि आप सब लोग इसे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं कितनी देर बोलता रहूँ।